गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और अभी हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो वहां पे गए भी और उससे रिलेटेड उन्होंने प्रॉब्लम्स को भी पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करी। ठीक है। सो हम उन कंट्रोवर्सीज में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर में हमें वो कंट्रोवर्सीज नहीं देखनी है। हमने उस प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों के अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। ये मैंने बार बार अपने वीडियो के अंदर में बताया है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि हम चीजों के पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे दोनों चीजों को देखते हैं और अपना एक बैलेंस कंक्लूजन जो होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो एकदम से बेकार है, आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे हम। और हम ये भी नहीं कह सकते कि एक हम ब्लाइंड फेथ के अंदर में उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी और ये प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाए। तो इसलिए क्या होता है कि हमें बहुत सारे अपने फिल्टर्स बनाने होते हैं, हमें अपने बहुत सारे अपने एक तरीके के सीव्स जो होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं उस प्रोजेक्ट को जज करने के लिए। या वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से है या नहीं है, या उस प्रोजेक्ट की जो एप्लीकेबिलिटीज है वो कितनी है, उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटीज जो है वो कितनी है, और इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमारे पास है या नहीं है। तो ये सब आज हम अपने इस वीडियो के अंदर में देखेंगे, इस लेक्चर के अंदर में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेके। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी एनालिसिस की बात करी है। ओके, और मेरा नाम सिद्धार्थ मित्तल है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से मैं सिविल सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। सो अब ये मेरा अपना चैनल है। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम बार बार अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों से मुलाकात करते रहें और आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन एक पीरियोडिक तरीके से या रेगुलरली आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, सो हम एक छोटा सा ग्लांस ले लेते हैं। एक ये प्रोजेक्ट का एक बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर में प्लान किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, बे ऑफ बंगाल के अंदर में प्लान किया जा रहा है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये चीज है। एरिया अप्रोक्सीमेटली 910 स्क्वायर किलोमीटर का हो रहा है, यानी कि जो सिंगापुर के एरिया से भी बड़ा है। मतलब जो इसके अंदर में कवर अप किया जा रहा है वो 910 स्क्वायर किलोमीटर है। और मलक्का स्ट्रेट से जो यहाँ का डिस्टेंस आता है वो लगभग 90 नॉटिकल माइल्स का आता है। और ये मेन ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन जो है उसके बिल्कुल पास में आ जाता है। मतलब ये ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन पे ही पड़ जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं। पॉपुलेशन जो है इस एरिया की वो 8,000 है। और यहाँ पे एक पीवीटीजी, जिसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, शॉम्पेन ट्राइब जो है वो यहाँ पे रहती है। और भी निकोबारीज हैं और भी कई तरीके के सेटलर्स हैं जो इस जगह के अंदर में रहते हैं। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो माना गया वो 72,000 करोड़ किया गया माना गया है। लेकिन ये जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा, ओके, वो वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट जो होगा वो उसके कॉस्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट प्राइसेस के बेसिस पे है और ये लंबे प्रोजेक्ट्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट तक पहुंच जाएगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके लिए सेटअप की गई है। ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। ईआईए के अप्रूवल की बात करें, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अप्रूवल की बात करें तो 2022 के अंदर में कोस्टल रेगुलेशन जोन को नोटिफाई किया गया था। ओके, और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो थी वो सब दिया गया था। लेकिन इसके बाद इस पे लेके क्रिटिसिज्म था कि जिस चीज के अंदर में महीना साल भर 10 से 12 महीने लगने चाहिए उसके लिए बड़ा फास्ट क्लियरेंस दिया गया था। लगभग 6 महीने के अंदर में क्लियरेंस दे दिया गया था और इसको लेके कई सारे इश्यूज भी हैं। फॉरेस्ट डाइवर्जन होगा और खासतौर से यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारत के ये वो रीजन्स हैं जहां पे आपको रेन फॉरेस्ट मिलते हैं।
रेन फॉरेस्ट मिलते हैं क्योंकि इक्वेटर के काफी पास में है। 6 डिग्री अगर आप देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास है, तो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। और रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 130.75 स्क्वायर किलोमीटर, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, हो सकता है उससे ज्यादा भी चला जाए। गवर्नमेंट कहती है कि लगभग 10 लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ पेड़ ऐसे हैं जो इसके अंदर में खत्म हो जाएंगे और वो फॉरेस्ट की जगह पे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए चले जाएंगे। ओके, और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये फॉरेस्ट जहां कटेंगे हम हरियाणा में जाके इन फॉरेस्ट को लगा देंगे। तो बात ये है कि ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके का है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक सेस्मिक जोन है, हाई रिस्क जोन है। 2004 की जो सुनामी थी उसका एपिसेंटर जो था वो 150 किलोमीटर ही दूरी पर था। तो हाई रिस्क जोन है, तो जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे हैं तो उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया के अंदर में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो होते हैं वो आते हैं, जिसमें से एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट जो है वो निकोबार के अंदर में आता है। ओके, और इसको हम जनरली सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर में अगर हम देखें तो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक हमारा वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी का रीजन हो गया, एक इंडो बर्मा हो गया। इंडो बर्मा के अंदर ही अंडमान का रीजन आता है, और निकोबार का जो रीजन है वो सुंडालैंड के अंदर में आता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो मेंशन है वो यहाँ पे गलत है, आप इसको सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं। और ये जो रीजन है यहाँ पे जिस जगह पे मेन कंस्ट्रक्शन चलेगा वो है कैलाथिया बे। ओके, जहां पे मेन शोम्पेन ट्राइब का रहना भी है, और यहाँ पे लेदर बैक नेस्टिंग बीच भी है। लेदर बैक टर्टल्स जो होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच भी है। ओके, तो ये हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता चल जाते हैं। लेकिन कोस्टल शिपिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज को आगे समझने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आगे समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक सर्टेन टर्मिनोलॉजी जो होती है उनको समझने की कोशिश करें कि शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर में किस तरीके की टर्मिनोलॉजी जो होती है वो यूज की जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें वो टर्म्स पता नहीं होती है और हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो हम एक ग्लॉसरी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ब्लू इकोनॉमी वर्ड हम लोग आगे यूज करेंगे, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल यूज, ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज का मतलब ये सिंपल ये होता है कि हम प्रेजेंट जनरेशन का भी सोचें और आगे की जनरेशन का भी सोचें, इंटर जनरेशनल भी हम सोचें, और लगातार हमें वो रिसोर्सेज मिलते रहें, और साथ साथ में हमारा मराइन इकोसिस्टम जो होता है वो भी खराब ना हो। और ये हमारे GS3 के इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के टॉपिक से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल करना है और फ्यूचर जनरेशन को भी करना है। ये ब्रटलैंड कमीशन के अंदर में ये टर्म कॉइन की गई थी, बाद में चल के अर्थ समिट जो 1992 की हुई थी उसके अंदर में इसको लेके एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म्स बनाए गए थे और कई सारे टारगेट भी रखे गए थे। ओके, आज की डेट में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, और ये भी आपका GS3 के टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाता है। आगे अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस को समझने के लिए अगर हम आगे देखें तो इसके अंदर में अगर हम देखें तो हम ओके, सो अगर हम आगे देखें तो इसके अंदर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड जो होगा वो हम कंसिस्टेंटली यूज करेंगे आगे चल के। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होती है ये एक्चुअली जयशंकर डॉक्ट्राइन कहा जाता है इसको, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब जो थी इंडिया फर्स्ट जो है उसके अंदर में कॉइन किया था। ओके, मींस इसका मतलब ये था कि इंडियाज कैपेसिटी टू मेक इंडिपेंडेंट फॉरेन डिफेंस पॉलिसी डिसीजन फ्रॉम फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। इसके अंदर में मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजीज भी आती हैं, मतलब इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अलाइनमेंट बनाएगा। ओके, किसी एक्सटर्नल प्रेशर से अपने अलाइनमेंट को सेटअप नहीं करेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकलिटी के अंदर में दिखती भी कम दिखती है, स्पेशली जब हम पे US सैंक्शंस और हमारी जो US को लेके जो हमारे कंप्लायंस चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो डाउटफुल हो जाती है। तो ये GS2 के IR के टॉपिक से भी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो भी हम आगे यूज करेंगे।
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब ये है कि चाइना की इंडियन ओशन रिम की स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर में उसने कई कई जगह पे अपने पोर्ट्स बनाए हैं इंडियन ओशन के अंदर में, जिसमें नवल पोर्ट्स भी हैं, कमर्शियल फुटहोल्ड्स भी क्रिएट करे हैं उसने। तो उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक के अंदर में आते हैं। हम FPIC वर्ड भी यूज करेंगे, फ्री प्रायर इन्फॉर्म कंसर्न। ये ट्राइबल कम्युनिटी को लेके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है UNDRIP के आर्टिकल 32 के अंदर में, कि जब भी हम किसी ट्राइबल कम्युनिटी के रीजंस को, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए करते हैं या ट्राइबल एरियाज के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर में FPIC प्रिंसिपल हो जाता है, और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। तो ये आपके गवर्नेंस के इशू के भी होता है। PVTG पर्टिकुलरली वर्नरेबल ग्रुप, भारत के अंदर में 75 PVTGs को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम रह चुकी है। तो उनको PVTG ट्राइबल ग्रुप जो है उनको, जिसमें शॉम्पेन ट्राइब जो है, जो मेन हमारे न्यूज के अंदर में है, उनको लेके आ जाती है। ट्रांसशिपमेंट की अगर हम बात करें, तो ट्रांसशिपमेंट का सिंपल मतलब यही होता है कि जब कार्गो जो होता है एक शिप से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक इंटरमीडिएट पोर्ट पे छोड़ दिया जाता है। ओके, तो उसको हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ कार्गो बिटवीन द शिप्स एट एन इंटरमीडिएट पोर्ट। ओके, मान लीजिए कोई एक पोर्ट है यहाँ पर, और ये एक डेस्टिनेशन है आपके, और बीच में वाटर है, बीच में आपका क्या है, वाटर है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, मान लीजिए कोई एक आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन है, और ये आपका डिस्टेंस पे एक पोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, शिप जो होगा वो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे अपने कार्गो को छोड़ देगा। अब यहाँ से फीडर वेसल्स होंगी, कई सारी फीडर वेसल्स होंगी, जो यहाँ से इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक चीजों को लेके जाएंगी। ओके, तो इसको कई बार हम हब एंड स्पोक मॉडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है। तो इस तरीके के पोर्ट्स को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। EIA का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी एरिया, कोई भी प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट के लिए काफी नुकसान पहुंचा सकता है या एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकता है, चाहे वो फॉरेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो पोल्यूशन की फॉर्म में हो, तो उसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, जिसके लिए हमारा EIA नोटिफिकेशन 2006 चलता है, और ये हमारे GS3 के एनवायरमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, आगे चलते हैं। तो हम अपने इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो हमारे एक आ जाता है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो जिसको हम KMGBF के नाम से जानते हैं, ये प्रेजेंट में बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क चल रहा है, जिसके अंदर में 30-30 का टारगेट रखा गया है। इसका मतलब ये है 30% ऑफ द लैंड एंड द ओशन बाय, जिसमें हमें 30% ऑफ द अर्थ, लैंड एंड ओशन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030 तक। तो इसको 30-30 टारगेट के हिसाब से किया गया। 2030 भी आने ही वाला है, ये भी हमारे GS3 के एनवायरमेंट के हिसाब से आ जाता है। ISR हम वर्ड यूज करेंगे, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, जिसको हम सिक्योरिटी वाले टॉपिक में, GS3 के सिक्योरिटी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। सागर की बात करें, तो गवर्नमेंट की सागर डॉक्ट्राइन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ऑल इन द रीजन। तो ये इंडिया की इंडियन ओशन रिम पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन अंडर द PM मोदी, और GS2 के IR के अंदर में आती है। और सागरमाला जो है हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका काम है लॉजिस्टिक, टारगेटिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। मतलब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए के जो कॉस्ट आती है, ओके, उसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करने का है। और इसके अंदर में मेन काम है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो हम इसके अंदर में अपनी कोस्टल शिपिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कोस्टल शिपिंग्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और अपने पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम सागरमाला के नाम से जानते हैं। और ये आपके GS3 के इकोनॉमी वाले पार्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो बच्चों कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आगे चल के हम यूज करेंगे अपने एक्सप्लेनेशंस के अंदर में। और अगर हम देखें UPSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कैसे अलाइन हो जाते हैं, वो भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। अगर हम देखें मेंस के GS3 के 2019 का क्वेश्चन अगर हम देखें, तो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन आइलैंड टेरिटरीज फॉर इट्स डिफेंस एंड डेवलपमेंट।
ओके, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आज भी रेलिवेंट हो जाता है। ये हालांकि आया 2019 के अंदर में था, लेकिन ये आज भी रेलिवेंट हो जाता है। GS3 की अगर हम बात करें फिर 2021 के अंदर में, कमेंट ऑन लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस इन इंडिया एंड एग्जामिन इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल एंड एनवायरमेंटल हैबिटाट। ओके, तो ये एफआरए के अंदर में भी आता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसको कहा जाता है, ट्राइबल राइट्स की बात करा जाता है, फ्री एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात की जाता है, फॉरेस्ट डाइवर्जन की बात करा जाता है। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको इश्यूज देखते रहते हैं। अभी केन बेतवा भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके लेके भी ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है मैंने वहां पे भी दिखाया था, और ये क्वेश्चन आपका रेलिवेंट हो जाता है। GS3 के फिर फर्दर हम 2022 का पेपर देखें, हाउ कैन इंडिया कोस्ट एंड मैराइन बायोडाइवर्सिटी बी प्रोटेक्टेड वाइल परसुइंग द ब्लू इकोनॉमी गोल। ओके, ब्लू इकोनॉमी जैसे मैंने ओशन से कहा था, ओके, ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे के अंदर में यूटिलाइज करने का पर्पस है हमारा। तो लेकिन साथ साथ में कोस्टल एंड मैराइन बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो कोर ब्लू इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी टेंशन जो है उसको लेके भी क्वेश्चन आपका पहले पास में आ चुका है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये रिलेवेंट हो जाता है। 2023 का ही GS2 का क्वेश्चन देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाती है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ग्रेट निकोबार हमारा एक इंपॉर्टेंट एंकर पॉइंट है, एंकर है फॉर अवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में भी अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर निकोबार प्रोजेक्ट की एक रेलेवेंस जो है वो हमें आज भी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन बहुत सारे पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में भी उन क्वेश्चन को कंटेम्प्रेरी बनाया जा सकता है। ओके, और उन क्वेश्चन के आंसर लिखे जा सकते हैं विद द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो निकोबार की बायोडाइवर्सिटी को लेके कई बार क्वेश्चन आया है। ओके, तो अंडमान निकोबार ट्राइब्स को लेके क्वेश्चन आया है, लेदर बैक टर्टल्स को, कैलाथे बे जो है उसको लेके। अब ये कई सारी स्पीशीज हैं जो वहां पे मिलती हैं, ट्राइबल लोग हैं जो वहां पे मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी है वहां पे, एंडेमिक स्पीशीज हैं, इन सब को लेके क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स के अंदर में कई बार पूछे गए हैं। ओके, सो अगर हम देखें बच्चों, अगर हम देखें तो कुछ ऐसी हमारी मैराइन टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनको हमें और भी टर्मिनोलॉजी है जिनको हमें समझने की जरूरत है। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि ये टर्म्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर हम इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने आंसर को एनालिटिकली लिख सकते हैं। ओके, मतलब अपने आंसर को काफी एनालिटिक लिख सकते हैं, केवल डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, आप एनालिटिकल दे सकते हैं। और ये एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जो होता है की डिफरेंशिएटर होता है आपके मेंस के आंसर के अंदर में। ओके, अगर आपका पर्सपेक्टिव एनालिटिकल है तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, केवल आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर देंगे तो रिलेटिवली आपको नंबर कम मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, आपको वो उतने अच्छे नंबर नहीं देगा। अब हम देखते हैं और भी हमारी टर्म्स हैं, टर्म्स हमारी और क्या क्या है। टर्म्स को अगर हम बात करें तो एक हमारी टर्म आ जाती है बच्चों जिसको हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंटरमीडिएट पोर्ट होता है जिसमें कार्गो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू दी अनदर। ओके, कई बार ऐसा होता है एक बड़ा मदर वेसल जो होता है वो उस पर्टिकुलर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे आता है जिसको अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप कहा जाता है। अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप जिसको मैराइन टर्मिनोलॉजी के अंदर में या कोस्टल शिपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर में ULCS के नाम से जाना जाता है, अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स। ओके, और इस कंटेनर शिप्स, ये जो कंटेनर शिप्स होते हैं इस इंटरमीडिएट पोर्ट पर या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे अपना कार्गो ड्रॉप कर देते हैं, और यहां से छोटे छोटे फीडर वेसल्स होते हैं। ओके, छोटे छोटे फीडर वेसल्स होते हैं जो डेस्टिनेशन तक अपनी चीज को पहुंचाते हैं। ओके, सो जनरली क्या होता है कि ये जो रीजंस होते हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं, ओके, जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स होते हैं ये कंट्री की जो ज्योग्राफी के अंदर में तो एंटर करते हैं, लेकिन ये एक तरीके के हमारे एक्सपोर्ट यूनिट के अंदर में एंटर नहीं करते, या एक्सपोर्ट एरिया के अंदर में, हमारे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एरिया के अंदर में एंटर नहीं करते। ओके, सो इसके अंदर में क्या होता है, विदाउट एंटरिंग द इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ये जनरली फ्री जोन बन जाते हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो होती हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। ओके, सो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ट्रांसशिपमेंट का मतलब जो कार्गो एक ट्रांजिट के अंदर में होता है। ओके,
ओके, अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैरीटाइम जंक्शन बॉक्स जो होता है उसकी तरीके से भी समझ सकते हैं। लार्ज शिप्स जो हो सकते हैं वो उन पोर्ट्स तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पे गहराई कम होती है। इसलिए ये बीच में कुछ इंटरमीडिएट पोर्ट होते हैं जहां पे ड्राफ्ट मतलब वहां जहां पे पानी की गहराई काफी अच्छी होती है, और एक हैवी कार्गो जो होता है या हाई वॉल्यूम के अंदर में कार्गो जो होता है वहां पे अनलोड कर दिया जाता है, या यहां से अनलोड ही नहीं होता, रीलोड भी किया जाता है हैवी कार्गो। तो इन सब को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्ल्ड के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स की बात करें तो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट हो गया, हमन टोटा जिसको हम कहते हैं, एंड सिंगापुर का पोर्ट हो गया। ओके, ग्लोबल टॉप 20 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के अंदर में आता है। सिंगापुर का पोर्ट हो गया, मलेशिया का पोर्ट हो गया, यूएई का जेबल अली पोर्ट हो गया, और ये जो अब हमारा निकोबार का पोर्ट जो है जिस जो कैलाथे बे के अंदर में प्रपोज किया गया है। ओके, इंडिया फ्यूचर नंबर 1 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अकेला ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, इंडिया में और भी हमारे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं। ओके, लेकिन आगे चल के ये अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की फॉर्म में डेवलप होता है तो वर्ल्ड में भी इसकी रैंकिंग जो होगी इसकी काफी अच्छी बन सकती है, और एक अच्छा शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। ओके, अब देखिए इंडिया के अंदर में ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत क्यों है? ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर में नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर में ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? तो वाई इंडिया नीड्स इट्स ओन, करंटली 75% ऑफ द इंडिया ट्रांसशिपमेंट कार्गो मूव्स थ्रू फॉरेन पोर्ट्स। ओके, इंडिया का जितना भी 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो होता है वो फॉरेन पोर्ट्स के थ्रू, मतलब मूव थ्रू फॉरेन पोर्ट्स। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो ज्यादा हो जाता है, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी हो जाती है फॉरेन नेशंस के ऊपर में। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया का अपना कंट्रोल अपने कार्गो पे होता ही नहीं, कई बार कंफ्लिक्टिंग सिनेरियो होते हैं और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि अपना एक मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है वो बनाए। ओके, और उसके हिसाब से अपनी इकोनॉमी की जो वल्नरेबिलिटीज हैं या अपने कार्गो की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको कम करने की कोशिश करें। ओके, अगर दूसरा एक तरीके का पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है जिसको कॉलिंग पोर्ट भी कहा जाता है, जहां पे शिप रुकता है। ओके, लोड और अनलोड करता है अपने कार्गो को, पैसेंजर्स को लोड और अनलोड करता है, रिफ्यूल करता है, प्रोविजंस लेता है। ओके, और अपने एक शेड्यूल रूट की तरफ निकल जाता है। ओके, सो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है और मींस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के अंदर में क्या होता है और पोर्ट ऑफ कॉल के अंदर में डिफरेंसेस यही होते हैं बच्चों, कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, पोर्ट ऑफ कॉल जो होता है वो या तो ओरिजिन पॉइंट होता है किसी भी कार्गो का, या वहां का डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। ओके, तो जनरली क्या होता है कि पोर्ट ऑफ कॉल के साथ एक बहुत बड़ा हिंटरलैंड जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। हिंटरलैंड हम उसको कहते हैं जो फीडरलैंड, जो जितना भी जो वो पोर्ट जो है, मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है तो उसके पीछे पूरा का पूरा एक हिंटरलैंड होता है जिसको वो फीड करता है। ओके, तो भारत के अंदर में अगर हम देखें तो मुंबई का पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है जिसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। चेन्नई पोर्ट हो गया जिसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ओके, मुद्रा पोर्ट हो गया जिसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर का हो गया जिसको माइनर पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ओके, और कोच्चि का पोर्ट हो गया जिसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट भी है, ओके, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसशिपमेंट नहीं है क्योंकि मिनी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो हैं वो ये कहा जाता है। निकोबार का जो पोर्ट है वो एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब की फॉर्म के अंदर में परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब देखिएगा एक चीज को समझिएगा कि इसको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और पोर्ट ऑफ कॉल के अंदर में मेजर डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो मेजर डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डज नॉट नीड अ लार्ज डोमेस्टिक हिंटरलैंड। लार्ज डोमेस्टिक हिंटरलैंड का मतलब ये हो गया बच्चों कि मान लीजिए कोई एक पोर्ट है तो पोर्ट के पीछे जो लैंड एरिया होता है वो सारा उसका हिंटरलैंड कहलाता है। तो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है उसका एक हिंटरलैंड नहीं होता, मतलब उसके उसका उसका वो रीजन नहीं होता कि जहां पे वो डेस्टिनेशन तक चीजों को, मतलब जहां तक जिस एरिया को वो फीड कर रहा है। तो पोर्ट ऑफ कॉल जो होता है उसका एक प्रोडक्टिव हिंटरलैंड होता है। हिंटरलैंड क्या हो सकता है कि वहां पे फैक्ट्रीज हो सकते हैं, फार्म्स हो सकते हैं, सिटीज हो सकते हैं। ओके, और ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिमांड होती है। ओके, तो जो ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसका एक मिनिमम हिंटरलैंड है। ओके,
और इसलिए इसको एक ट्रांसशिपमेंट मॉडल के फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है, ना कि एक पोर्ट ऑफ कॉल के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। ओके, तो जो हमारा निकोबार का प्रोजेक्ट है वो एक तरीके का क्या है, ट्रांसशिपमेंट मॉडल है। इट इज अ ट्रांसशिपमेंट मॉडल। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में होगा। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं कि पोर्ट ऑफ कॉल जो होता है उसके सराउंडिंग का रीजन जो होता है जनरली लैंड होता है, जहां से मेजर डिमांड्स जो होती है, जो भी आप कार्गो आता है या जो भी प्रोडक्ट्स आपके आते हैं या जो भी आपका इंपोर्ट होता है वो इस पर्टिकुलर हिंटरलैंड को फीड करता है। लेकिन जो मतलब एक डायरेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट होता है पोर्ट ऑफ कॉल, ओके, या ओरिजिन पॉइंट हो सकता है क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसशिपमेंट होता है वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ये ट्रांसशिपमेंट हो गया, ये डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। तो जनरली ट्रांसशिपमेंट वो एरियाज होते हैं जहां पे हैवी शिप्स जो हो सकते हैं अपना एंकर कर सकते हैं, और जहाँ पे ड्राफ्ट यानी कि पानी की डेप्थ जो होती है वो ज्यादा होती है, और यहाँ से फीडर वेसल्स के थ्रू डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं पोर्ट ऑफ कॉल तक पहुंचाया जाता है, और फिर पोर्ट ऑफ कॉल से हिंटरलैंड के अंदर में चीजें जो होती हैं सप्लाई की जाती हैं। और इसका रिवर्स भी होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट ऑफ कॉल पे आएगा, यहाँ से फीडर वेसल से यहाँ पे जाएगा, और मेन शिपिंग लेन जो होगी उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में मेन डिफरेंसेस होते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के अंदर में और हमारे पोर्ट ऑफ कॉल के अंदर में। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर में पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। हमारे केरला के कुछ पोर्ट हैं, कोच्चि का कुछ पोर्ट है, तमिलनाडु के पोर्ट हैं जो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरीके से परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे में हम देखें तो हमारा आ जाता है हब पोर्ट वर्सेस फीडर पोर्ट। हब पोर्ट एंड फीडर पोर्ट क्या होते हैं, अब इसको भी छोटी छोटी टर्म्स है जिनको हम समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हब पोर्ट इसको कहते हैं कि हब पोर्ट उसको कहा जाता है, ओके, जनरली हब पोर्ट जो होता है उसको कहा जाता है जो एक मींस अ लार्ज पोर्ट दैट सर्व्स एज अ रीजनल सेंटर। मतलब ये एक तरीके का बड़ा सा पोर्ट होता है, यानी कि एक तरीके का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ही होता है जहां पे पानी की गहराई जो होती है वो काफी होती है। पानी की गहराई को ड्राफ्ट के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, तो डीप ड्राफ्ट होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई होती हैं, मशीनरीज लगी होती हैं, कनेक्टिविटी काफी अच्छी होती है। ओके, तो जैसे सिंगापुर हो गया, कोलंबो हो गया, जेबेल अली का हो गया, और जो भारत के अंदर में कैल्थिया बे जो है जिसको प्रपोज किया गया है। फीडर पोर्ट क्या होता है, ये छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं जो हब पोर्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इन दोनों को मिला के हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ओके, अब ये किस तरीके से होता है, एक हब पोर्ट होगा और इसके कई सारे स्पोक्स होंगे जो फीडर पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होंगे, और जनरली क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फीडर वेसल्स होती है, इनको फीडर वेसल्स होती हैं। अब यहां पे तो एक बड़ा शिप आ गया, ओके, यहां पे पहुंच नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे पानी की डेप्थ इतनी नहीं है, तो छोटी छोटी फीडर वेसल्स जो होंगी वो इस फीडर पोर्ट तक पहुंचती हैं। ओके, और ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये प्रोसेस जो होता है वो कंपैरेटिवली वर्क करता है। ओके, तो स्मॉलर पोर्ट कनेक्टेड टू द हब पोर्ट बाय स्मॉल फीडर वेसल्स। ओके, अब ये क्या होता है, कार्गो रिसीव करती हैं हब से एंड फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई से दिल्ली तक का जाना है तो मुंबई से पहले, मुंबई पे क्या होगा, या मुंबई के पोर्ट पे हम किसी हब पोर्ट से या हैवी कार्गो वाले पोर्ट से पहले एक शिपमेंट को रिसीव किया जाएगा, और फिर मुंबई से पूरे कंट्री के अंदर में वहां से चीजें जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो ये इसको हम हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। एक सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन इस हब से कई सारे पोर्ट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और ये टू वे होता है, वन वे नहीं होता, टू वे होता है, यानी कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इंपोर्ट भी किया जाता है। अब जैसे अगर हम देखें ट्यूटिकोरन का पोर्ट जो है वो कोलंबो के हब से के साथ कनेक्टेड है। मैंगलोर का पोर्ट जो है वो कोच्चि और कोलंबो के साथ कनेक्टेड है हमारा। क्योंकि पारादीप का पोर्ट अगर हम बात करें तो सिंगापुर और कोलंबो के साथ कनेक्टेड है। पारादीप उड़ीसा के अंदर में आ जाता है जो सिंगापुर और कोलंबो के पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। मदर वेसल की अगर हम बात करें, मदर वेसल का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स, ओके, और या वेरी लार्ज कंटेनर शिप्स जो होते हैं जिनके अंदर में अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 25,000 तक कंटेनर जा सकते हैं। कंटेनर की जो जनरल आइडियल स्टैंडर्ड होता है वो TEU के अंदर में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, TEU के अंदर में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, हम आगे चल के देखेंगे TEU का मतलब क्या होता है।
ओके, और जिसके अंदर में ये वो, और ये जनरली मदर वेसल्स जो होते हैं वो वहीं पे ही आ सकते हैं जहां पे पानी की डेप्थ 16 to 20 मीटर के है। ओके, मींस मींस ये कभी भी शेलो पोर्ट्स पे डॉक नहीं कर सकते, या शेलो पोर्ट पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। इनको हमेशा एक गहराई वाला पोर्ट चाहिए होता है जिसको हब पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, सो जहां पे 15,000 से 25,000 तक कंटेनर्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो मदर वेसल्स होते हैं उनको हब पोर्ट्स जो होते हैं वहां पे रिसीव किया जाता है, फिर उसके बाद फीडर वेसल्स के थ्रू आगे करा जाता है। फीडर वेसल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फीडर वेसल्स का मतलब क्या होता है। फीडर वेसल्स सिंपल यही होते हैं कि स्मॉल कंटेनर शिप्स होते हैं जो 500 से 3,000 टीईयू, ओके, टीईयू का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि एक स्टैंडर्ड कंटेनर का साइज होता है, यानी कि 20 फीट लंबा कंटेनर का साइज होता है, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। ओके, सो जनरली कंटेनर की जो मेजरमेंट की जाती है वो इसी यूनिट के बेसिस पे की जाती है। ओके, सो और इसी के बेसिस पे हम किसी भी पोर्ट की जो उसकी शिपिंग कैपेसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वो 6 मिलियन टीईयूज पर ईयर हैंडल कर सकता है, मतलब 6 मिलियन 20 फुट इक्वलेंट यूनिट कंटेनर्स जो होते हैं उनको हैंडल कर सकता है। सिंगापुर 37 को हैंडल करता है। ओके, तो फीडर वेसल्स वो होते हैं जो एक बार में 500 से 3,000 टीईयू तक कैरी कर सकते हैं, टीईयू कैरी कर सकते हैं, एंड कैन एंटर अ शेलो ड्राफ्ट, मतलब उन जगहों पे भी एंटर कर सकते हैं जहां पे 8 से 12 मीटर की गहराई होती है। तो ये क्या करते हैं, फीडर वेसल्स जो होते हैं हब पोर्ट को माइनर पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर हम देखें, मान लीजिए कि एक उड़ीसा का पोर्ट है और ये कोलंबो का पोर्ट है, तो कोलंबो पे क्या है, एक हब पोर्ट बना हुआ है, यहां से फीडर वेसल्स के थ्रू क्या होगा, पैराडीप का जो पोर्ट होगा उसको अपना शिपमेंट जो होगा वो रिसीव होगा। लेकिन ये जो फीडर वेसल्स होंगे ये बहुत बहुत ज्यादा कंटेनर को कैरी नहीं करेंगे। 500 से 3,000 टीईयूज, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जो एक कंटेनर का स्टैंडर्ड साइज होता है, उसके बेसिस पे देखा जाता है। ओके, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ये ड्राफ्ट का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द वाटर जो होता है। कैलाथे बे जो है वहां पे डेप्थ ऑफ द वाटर हमारी 14 to 20 मीटर्स तक हमें मिल गई है। ओके, सो कहने का मतलब है कि इस 14 to 20 मीटर की डेप्थ जो होगी हमें मिल रही है विदाउट ड्रेजिंग, मतलब बिना ड्रेजिंग करे हमें इतनी डेप्थ मिल रही है। ओके, तो अगर हम ड्रेजिंग कर लेंगे तो हमें और अच्छी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा सा बड़ा कंटेनर जो होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सा बड़ा जो मदर वेसल जो होगा वो भी यहाँ पे आके रुक सकता है, और एक हब पोर्ट पे ये एक मेजर वर्ल्ड का एक मेजर हब पोर्ट की तरीके से वर्क कर सकता है। ओके, सो बाकी और अगर हम शिपिंग टर्म्स की बात करें तो कुछ हमारी और शिपिंग टर्म्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। शिपिंग टर्म्स क्या है, फ्री ट्रेड वाया वेयर हाउसिंग जोन क्या होता है। फ्री ट्रेड वायर वेयर हाउसिंग जोन वो होता है किसी भी पोर्ट के आसपास में, या किसी भी पोर्ट के आसपास एक बॉन्डेड एरिया होता है, जो होता तो उस कंट्री की ज्योग्राफी के अंदर में है, लेकिन उसके अंदर में कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं। ओके, जनरली क्या होता है कि ये इनका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने कोई रॉ मटेरियल बनाया, या आपने कोई इंपोर्ट करा, फिर उसकी पैकेजिंग और रीपैकेजिंग करके, नीटिंग करके, जो भी चीजें आपको करनी है, और उसको आपको री एक्सपोर्ट करना होता है। ओके, तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो सबसे पहले फ्री ट्रेड वायर हाउसिंग जोन के अंदर में चली जाती हैं कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स होते हैं उनके पार्ट्स के अंदर में उन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को मंगा लेते हैं, और फिर उनकी असेंबलिंग करते हैं, और उनके बेसिस फिर उनको री एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो साउथ एशियन मार्केट के अंदर में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंट्री होती है उसकी जो कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं वो नहीं लगती हैं। कस्टम ड्यूटी तभी लगेंगी जब वो इस कंट्री के एक कस्टम ड्यूटी एरिया के अंदर में एंटर करेगा। ओके, जब तक वो कंट्री के कस्टम ड्यूटी एरिया के अंदर में एंटर नहीं करता तब तक कोई किसी भी तरीके की कस्टम ड्यूटी जो होती है वो नहीं मिलती। और इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये एक बड़े लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करते हैं, एक बड़ी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं, वेयर हाउसिंग को प्रोवाइड करते हैं। 3 साल तक आप वेयर हाउसिंग को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोसेसिंग को प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग के लिए पूरा प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इस तरीके का फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन जो है वो ग्रेट निकोबार के अंदर में भी प्लान किया गया है।
तो एक तरीके से कहा जाए तो यहां से क्या होगा, री एक्सपोर्ट की इकोनॉमीज जो होंगी वो काफी फ्लरिश करेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बंकरिंग का मतलब क्या होता है? बंकरिंग का मतलब होता है कि जो फ्यूल को सप्लाई करता है, बंकर फ्यूल जो होता है, जो मतलब सप्लाई ऑफ फ्यूल टू शिप्स वाइल इन द पोर्ट। ओके, तो कई बार क्या होता है, हब पोर्ट्स जो होते हैं उनका एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो फ्यूल की फॉर्म में होता है। सिंगापुर अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन पर ईयर फ्रॉम बंकरिंग से अर्न करता है। ओके, और सिंगापुर दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट बंकरिंग पोर्ट है। ओके, ग्रेट निकोबार जो है उसकी लोकेशन उसको एक आइडियल बंकरिंग कैंडिडेट के फॉर्म में भी एस्टेब्लिश करती है। कैबोटाज क्या होता है? कैबोटेज का मतलब होता है कि बच्चों, कैबोटेज का मतलब होता है कि कार्गो क्या होता है, दो डोमेस्टिक पोर्ट, मान लीजिए सपोज करिए कि एक पोर्ट यहाँ पर, एक पोर्ट यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है। पहले तो ये था कि ये जो हमारी कोस्टल शिपिंग होती है ये केवल इंडियन फ्लैग के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी, केवल इंडियन फ्लैग वेसल्स जो हो सकते हैं वो ही कर सकते हैं। लेकिन 2018 के अंदर में इसको रिलैक्स कर दिया गया और कोस्टल शिपिंग का डेवलपमेंट करने के लिए इसको रिलैक्स किया गया। अब नॉन इंडियन फ्लैग जो होंगे वो भी ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, मींस हमारे इंडियन कैबोटाज रिलैक्सेशन अलाउड फॉरेन वेसल्स ऑन कोस्टल रूट टेम्पररी टू बूस्ट सागरमाला। नाउ शिपिंग, शिप रिपेयरिंग हब जो होता है जहां पे रिपेयरिंग की जाती है, कोचिन शिपयार्ड जो होता है वो हमारा मेन चीज होता है। यहाँ पे ड्राई डॉक सिस्टम्स होते हैं। ड्राई डॉक सिस्टम्स कैसा होता है? रिपेयर करने के लिए जब शिप, कोई भी ड्राई डॉक का मतलब क्या होता है कि शिप की रिपेयरिंग करने का पर्पज यही होता है कि इसके अंदर में क्या होता है, शिप को लाया जाता है। ओके, और फिर पहले तो शिप को एक वाटर डेप्थ के साथ लाया जाता है, शिप फ्लोट कर रहा होता है, फिर उसके बाद पानी को हटा दिया जाता है और शिप फिर वो ग्राउंडेड हो जाता है और फिर उसकी रिपेयरिंग की जाती है। इसी प्रोसेस को ड्राई डॉक कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि एक बेसिन एरिया होता है जहां पे शिप को लाया जाता है इंस्पेक्शन के लिए, रिपेयर किया जाता है। ओके, और फिर उसके बाद दोबारा से पानी भर दिया जाता है शिप को वापस में फ्लोट करने के लिए। तो कोचिन शिपयार्ड जो है इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक एरिया है, और आईएनएस विक्रांत जो है उसकी मेंटेनेंस भी जो होती है वो कोचिन शिपयार्ड के अंदर में ही की जाती है। आईएनएस विक्रांत आप लोग पता ही होगा, आईएनएस विक्रांत के लिए इंडिया का प्राइड है। और आईएनएस विक्रांत और उसकी भी जो ड्राई डॉक पोर्ट जो है हमारा कोचिन शिपयार्ड जो होता है वहीं पे ही इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो की जाती है। ना ब्रेक बल्क कार्गो, ब्रेक बल्क कार्गो क्या होता है? ब्रेक बल्क कार्गो क्या होता है? नॉन कंटेनराइज कार्गो। ओके, नॉन कंटेनराइज कार्गो, लोडेड अनलोडेड पीसेस बाय पीसेस। ओके, फॉर एग्जांपल स्टील, टिम्बर, मशीनरी, लेस एफिशिएंट देन कंटेनर कार्गो। ओके, कई बार क्या होता है कि कुछ कार्गो ऐसे होते हैं कि जो कंटेनर की फॉर्म के अंदर में नहीं किए जाते। ओके, वो जनरली अपने पीसीस के अंदर में ही, कंटेनर में नहीं करे जाते, वो पीसीस के अंदर में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील हो गया, टिम्बर हो गया, ये एक टिम्बर जो होते हैं अपने पीसीस की फॉर्म में ही रखे जाते हैं। तो इस तरीके के ब्रेक बल्क कार्गो कहा जाता है। पैराडीप पोर्ट जो उड़ीसा का है, बल्क कार्गो को, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ओर को हैंडल करता है, कोल को हैंडल करता है। ओके, और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो हमारा कंटेनर डोमिनेंट है। तो जनरली हमारे दो पोर्ट्स जो हैं जब भी आप देखें तो वो बल्क कार्गो को हैंडल करता है या कंटेनर पोर्ट को, कंटेनर जो शिपमेंट्स होते हैं उनको हैंडल करता है। तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो कंटेनर डोमिनेंट है। और अगर हम बात करें पैराडीप पोर्ट की, बात करें उड़ीसा के, तो वो मेनली हमारे बल्क कार्गो की फॉर्म में है। बल्क कार्गो का आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके, बल्क कार्गो को एक सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बल्क कार्गो मतलब जैसे आपको आयरन ओर भेजना है। ओके, आयरन ओर जैसे जापान, इंडिया से आयरन ओर जो होता है एक हैवी क्वांटिटी के अंदर में जापान जाता है। अब इस आयरन ओर को हम कंटेनर के अंदर में ना भर के एक आयरन ओर को पूरा का पूरा एक कंटेनर के, एक शिप के अंदर में उसके जो फैसिलिटीज होती हैं, उसके अंदर में जो कंटेनर्स, उसके अंदर में जो स्पेसेस बनी हुई होती हैं उनको रखने के लिए उसके अंदर में रख दिया जाता है, या कोयला जो हो गया उसके कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब कंटेनर के अंदर में नहीं जा सकते, तो उनको बल्क कार्गो कहा जाता है। पोर्ट का हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड किसी भी पोर्ट का वो होता है कि जिसको वो पोर्ट सर्व करता है। ओके, मतलब जहां पे जिस रीजन के अंदर में उस पोर्ट से आने वाली चीजें जो होती हैं या उस पोर्ट से जाने वाली चीजें जो होती हैं वो मैनेज की जाती है। तो मुंबई का हिंटरलैंड, मुंबई पोर्ट जो है उसका हिंटरलैंड क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, और भी हो सकते हैं, ये इसके हिंटरलैंड एरियाज के अंदर में काउंट किए जाते हैं। कभी कभी कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके हिंटरलैंड काफी बड़े होते हैं
और कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके हिंटरलैंड जो होते हैं वो रिलेटिवली छोटे होते हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो जनरली जो हिंटर जनरली मैंने आपको बताया पोर्ट का हिंटरलैंड हो गया, और इसके अंदर में क्या होता है कि द इनलैंड एरिया सर्व बाय द पोर्ट, द रीजन जनरेटिंग और रिसीविंग द पोर्ट कार्गो क्रिटिकल फॉर द पोर्ट ऑफ कॉल एंड वायबिलिटी लेस क्रिटिकल फॉर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। मतलब ध्यान रखने का, ये पोर्ट ऑफ कॉल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ही हिंटरलैंड वर्ड यूज किया जाता है। अब मुंबई का जो हिंटरलैंड है वो महाराष्ट्र गुजरात एमपी हो गया। इंडियाज इंडस्ट्रियल हिंटरलैंड हार्टलैंड जो है, ओके, ये मेनली आपका महाराष्ट्र गुजरात एमपी एक इंडस्ट्रियल हार्टलैंड आता है। ग्रेट निकोबार का हिंटरलैंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिनिमम हिंटरलैंड है, इसलिए ये ट्रांसशिपमेंट मॉडल पे ही बनाया जा रहा है। ओके, एंकरेज का मतलब क्या होता है? एंकरेज का द डिजाइंड एरिया इन अ हार्बर, ओके, वेयर अ शिप कैन एंकर सेफली बाय वेटिंग फॉर अ बर्थ एंड क्लियरेंस। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एंकरेज का मतलब होता है कि एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है किसी भी हार्बर पर जहां पे शिप को आराम से वेट कर सकता है, ओके, अपनी बर्थ के लिए या अपने क्लियरेंसेस के लिए। ओके, और ये जन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिन जगहों से हाई वॉल्यूम के जो पोर्ट्स होते हैं वहां पे एकदम से क्लियरेंसेस नहीं होते, वेटिंग एरिया होता है, तो एंकरेज होता है। एंकरेज एज मुंबई हार्बर कैन होल्ड 50 प्लस वेसल्स। ओके, ग्रेट निकोबार प्रोटेक्टेड बे प्रोवाइड्स नेचुरल एंकरेज। ओके, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार के अंदर में भी हमें ये फैसिलिटीज मिलती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का मतलब क्या होता है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है पीएम गति शक्ति के अंदर में इंक्लूड किया गया है, जिसका पर्पस क्या है? एन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड मतलब सबको एक साथ मिलाकर, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी कंबाइनिंग रेल रोड एंड पोर्ट कनेक्टिविटी फॉर सीमलेस कार्गो ट्रांसफर। ओके, ये पीएम गति शक्ति का एक की कंपोनेंट है। मतलब भारत से एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को सीमलेस ट्रांसफर कराने के लिए क्या करा गया है? पोर्ट पोर्ट पे चीज आ गई, लेकिन अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इसको कहा जाता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, और इस तरीके का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो नागपुर के एमएमएलपी अंडर सागरमाला सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में किया गया है, जो सेंट्रल इंडिया को मल्टीपल कोस्टल पोर्ट्स वाया रोड एंड रेल के साथ कनेक्ट करता है। ओके, मतलब सेंट्रल इंडिया से नागपुर की तरफ आएगा रेल या रोड के थ्रू, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी जो होती है वो स्टैब्लिश की जाती है। तो ये जो रीजन हो गया वो हम आगे हो गया MMLP, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वेयर हाउसेस होंगे, यहाँ पे चीजें रख दी गई होंगी, फिर यहाँ से कनेक्टिविटी जो होगी वो पोर्ट के लिए स्टैब्लिश की जाती है। अब इसके अंदर में कई बार ऐसा होता है कि कस्टम क्लियरेंसेस जो होते हैं वो यहीं पे मिल जाते हैं, अननेसेसरी के पेपर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो करने नहीं पड़ते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो पोर्ट पे ना जाके पहले से ही आपको एक क्लियरेंसेस जो होते हैं इन जगहों पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद पोर्ट पे पहुंच के वो सीधा कार्गो जो होता है वो लोड हो जाता है, और लोड होने के बाद वो कार्गो जो होता है वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ निकल जाता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं बच्चों, कई बार हम अपनी प्रिपरेशन के अंदर में मिस कर देते हैं और हम इनको समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कभी भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लैरिटी के अंदर में हमारा डेवलप नहीं होता। तो मेरी हर स्टूडेंट से हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो भी पढ़िए, जिस चीज को भी पढ़ रहे हैं आप, और जैसे भी आप पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले उस चीज से जुड़ी हुई बेसिक टर्म्स जो होती है वो यूज करिएगा। जैसे आप पैराडाइम पोर्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो स्टूडेंट रट के चले जाते हैं बल्क कार्गो। बल्क कार्गो का मतलब क्या होता है? अब दो तरीके के पोर्ट्स हो गए, बल्क कार्गो पोर्ट्स हो गए, बल्क कार्गो पोर्ट्स हो गए, और एक हमारे कंटेनर पोर्ट्स हो गए। तो इन दोनों के अंदर में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। अब जब हम कहते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का मतलब देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स दैट आर इन्वॉल्व। तो जनरली तीन ही मोड हो सकते हैं, या तो आप शिपिंग रूट यूज करेंगे, पोर्ट हो गया, रोड रोड हो गया, और रेल हो गया, तो सबको आपस में कनेक्ट करें। तो रोड की कनेक्टिविटी से हम एक सेंटर पे पहुंचे, फिर उसके बाद रेलवे की कनेक्टिविटी से हम दूसरी जगह पे पहुंचे। तो ये सीमलेस ट्रांसफर ऑफ, आप कह सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ सीमलेस ट्रांसफर ऑफ द कार्गो, ओके, फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। सो इसमें क्या होगा, जो टाइम कंजम्पशंस हमारे कम लगेंगे, जो टाइम लगता था किसी एक जगह तक पहुंचने के अंदर में वो कम हो जाएगा, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी रिलेटिवली कम हो जाएगी, वेटिंग पीरियड हमारा कम हो जाएगा,
और जब वेटिंग पीरियड कम होगा तो ट्रेड का जो वॉल्यूम होगा वो भी हमारा रिलेटिवली इंप्रूव कर जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपके साथ इन चीजों को लेके टर्म्स जो थी उनको मैंने डिस्कस करा। ओके। और इन इन टर्म्स के साथ साथ अब हम आएंगे, अगर ये टर्म्स हमें क्लियर हो गई हैं तो इन टर्म्स के बाद हम सीधे जाएंगे अब निकोबार प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये टर्म्स को समझना इस निकोबार प्रोजेक्ट के कोड को सही क्रिटिकल एंगल से समझने के लिए जरूरी था। अगर आप ये टर्म्स को नहीं समझते तो आपको निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना नहीं है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के हर डिसीजन का एक ब्लाइंड फेथ के अंदर में चीजों को मान लें। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो अवेलेबल फैक्ट्स के बेसिस पे लेंगे, और हम फैक्ट्स भी वही लेंगे जो प्रोवन फैक्ट्स हैं। ओके। या तो वो प्रॉपर स्टडीज के बेसिस पे आए हैं, या गवर्नमेंट के अपने असेसमेंट्स हैं, या फिर कुछ हमारी बैक टेस्टिंग है, या हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है। ओके। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से कितना अच्छा है। तो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जो होगा वो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की करके देखेंगे। तो इसको, ये प्रोजेक्ट सिंपल है, और हम अब आगे चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम दिखता है, या हम उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते। तो चलिए अब बिग पिक्चर की तरफ चलते हैं, और देखते हैं कि भाई हमारा जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से हमारे लिए, ये टर्म समझने के बाद अब हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे चल के हमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को समझना। तो मूव करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की तरफ, और मैं अपनी स्लाइड शो जो है यहाँ के लिए शुरू कर रहा हूं अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ओके। तो ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन पर्पस इसका एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने का है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं, ना अंध विरोध ना ही अंध भक्ति, दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स पे हैं। और मैं आपको बता दूं, समझदार व्यक्ति जो होता है वो इन दोनों की तरफ नहीं जाता। वो जो होगा वो मिडिल में रहने का, या मध्यम मार्ग जो होगा उनको निकालने का प्रयास करेगा। ओके। तो हम लोग देखते हैं, हम फैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में चीजों को एनालाइज करेंगे, जो भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे देखेंगे। हम उन इन्फ्लुएंसर की बातों में नहीं जाएंगे जिनका 24 घंटे एजेंडा जो होता है वो सरकार के अगेंस्ट में होता है, या ऐसे राजनेताओं के उसमें भी नहीं जाएंगे जिनका 24 घंटे एजेंडा जो होता है वो हर चीज को सही ठहराने का होता है, कि जैसे किसी भगवान का कोई सरमन आ गया है, अब उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ना तो कोई एब्सोल्युटली राइट होता है, ना ही कोई एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है। देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ, देर इज अ डिग्री ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन एवरी डिसीजन। ओके। जब आप प्रशासन में जाएंगे तो भी एक मार्जिन ऑफ एरर जो होता है उसके अंदर में देखा जाता है, देर इज अ मार्जिन ऑफ एरर। चलिए, तो सिलेबस हमारा क्या क्या रहेगा, मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, गवर्नेंस, ट्राइबल राइट्स का, और GS3 के जो टॉपिक होंगे, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सारे हमारे जुड़ जाते हैं। ओके। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये एक मल्टी डायमेंशनल केस स्टडी है। ओके। और जिसके अंदर में हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात आती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की भी बात आती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आती है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो एक इंटरसेक्शन पर है, जहां पे कई सारे हमारे सिलेबस के टॉपिक्स जो हैं वो आपस में आके मिलते हैं। तो इसलिए कई बार हमें आंसर लिखने के लिए भी हमें सारे पर्सपेक्टिव लेके चलने होते हैं। ओके। तो चलते हैं हम इसके अंदर में कि भाई ये हमारा जो बिग पिक्चर है हम लोग इसको देखते हैं, और ये किस तरीके से हम ये अंडमान प्रोजेक्ट जो है वो हमारा चलता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ी सी चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट इस तरीके का है बच्चों, ये अंडमान निकोबार का हमारा एरिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एरिया है, और इधर हम बिल्कुल साउथ की तरफ चले जाते हैं तो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड आ जाता है। ओके। तो दिस इज अवर ग्रेट निकोबार आइलैंड। ओके। एंड
इसको अगर हम देखें तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वाटर चैनल्स हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेट निकोबार का जो हमारे प्रोजेक्ट की हमारी बात चल रही है, यहाँ पे एक बे रीजन है जिसका नाम है केलथे बे। केलथे बे है, और इस केलथे बे पे ही मेन हमारे प्रोजेक्ट्स चलेंगे, मेन हमारे काम चलेंगे, जिसके अंदर में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगा, और उसके अंदर में एक मेगा पावर प्लांट जो होगा, मेगा मतलब एक बड़ा पावर प्लांट जो होगा वो भी बनाया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। टाउनशिप तैयार की जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे सेटल करी जाएगी। 3.5 लाख टू 3.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे सेटल की जाएगी, यानी कि पूरी एक टाउनशिप बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जमीन खरीदने वाले भारत के बहुत पैसे वाले लोग ही होंगे जो यहाँ पे आके जमीन खरीदेंगे। ओके, तो एक टाउनशिप होगा, इसके अंदर में एक ड्वेल यूज पर्पस एयरपोर्ट होगा जो सिविलियन पर्पस के लिए भी होगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी यूज होगा, और पूरा का पूरा एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, यहाँ पे एरिया कितना है, 910 स्क्वायर किलोमीटर का। मलक्का से जो इसकी दूरी है वो 900 नॉटिकल माइल्स की आती है। फेज वन के अंदर में जो कॉस्ट आ रहा है वो 72,000 करोड़ रुपीस का आ रहा है, और उसकी एजेंसी जो है वो ANIDCO है, जिसको हमने पहले भी इसके बारे में देखा था। ओके, इसके बारे में देखा था। और इसके साथ हमारे जो कीवर्ड जुड़े हुए हैं वो है सागरमाला प्रोग्राम, जो है सागरमाला प्रोग्राम के पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, जिसका मेन पर्पज है लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, और ब्लू इकोनॉमी जो है, हम अपने ओशन रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये भी अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मलक्का इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ क्या है कि यहाँ पे मलक्का को लेके, मलक्का स्ट्रेट को लेके ऐसा ऐसा एक राइट विंग जो जियो पॉलिटिक्स हैं, जियो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इन चीजों के बारे में कहा है। हालांकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव के अंदर में ये बात सही नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट के व्यूज हैं उसको हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट का व्यूज अपना है कि मलक्का डिलेमा एंड स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो ये चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको काउंटर करने के लिए बड़ा अच्छा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब है चाइना ने जगह जगह अपने एक हब्स बनाए हैं, जिसके अंदर में हम्बनटोटा हो गया, ओके, जिसके अंदर में चिटगांव हो गया, जिसके अंदर में म्यांमार का सितवे हो गया, और जिसके अंदर में ग्वादर। तो ये एक तरीके का चाइना का इंडियन ओशन को घेरने की, और इंडियन ओशन को कम इंडिया को घेरने का इनका प्लान ज्यादा है। ओके, सो अगर हम देखें इसके अंदर में तो हम इसमें स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है कि हम काउंटर कर सकते हैं चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को। ओके, दूसरी बात क्या है कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ओके, जहां से 80% चाइना का ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। तो एक तरीके से अगर हम कभी भी हमारी चाइना के साथ अगर दिक्कत हुई तो यहाँ पे हम ब्लॉकेट कर सकते हैं, और ब्लॉकेट करने से क्या होगा, यहाँ की सप्लाई चेन जो होगी उसको पूरी तरीके से कट कर सकते हैं। तो एक तरीके से चाइना की गर्दन पे हम एक नाइफ रख सकते हैं। हालांकि ये बात बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि रूट केवल एक यही नहीं है, रूट और भी बहुत सारे हैं, और एक बार में आप सारे रूट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी जो राइट विंग जियो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो इस चीज को लेके असर्शंस हैं या जो आर्ग्यूमेंट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम काफी हद तक मलक्का स्ट्रेट को मॉनिटर कर सकते हैं, और इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो चाइना की जो प्रेजेंस है या ड्रैगन की जो प्रेजेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम काउंटर भी कर सकते हैं, और अपने लिए एक डेटरेंस के फॉर्म में भी उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, अगर हम देखें इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस की अगर हम बात करते हैं, ISR की अगर हम बात करते हैं, तो ISR डोमिनेंस, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस अंडमान सी के अंदर में, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पे बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी आपस में आके मिलते हैं। तो इस रीजन के अंदर में हमारी थोड़ी बहुत वीकनेस भी थी, तो अगर हमारा एक स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो यहाँ की हमारी रिकॉनेंस जो होगी वो रिलेटिवली इजी हो जाएगी। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो होगी या हमारी सागा डॉक्ट्राइन जो है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो है उसके लिए भी होगा, और क्वाड के लिए भी हमारे पास टेबल पे कुछ रखने के लिए होगा, क्योंकि क्वाड इंडो पैसिफिक की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है जो चाइना को बैलेंस करने के लिए। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग
कंट्री की फॉर्म में सामने आएगा क्वाड के अंदर में। और जो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया को मिला के जो क्वाड बना हुआ है, उसमें जो मैरीटाइम कॉपरेशन हुआ है या इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है इन ऑर्डर टू बैलेंस द चाइना, उसके अंदर में भी इंडिया विल बी हैविंग अ सफिशिएंट टू ऑफर ऑन द टेबल। ओके। फिर दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन एंड डिफेंस कैपेसिटी फ्री, ओके, फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी ये बूस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस टाइम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। ओके। सो अगर हम देखें आगे और इसके अंदर में तो हम इस चीज की इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक्स सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी इकोनॉमिक्स है। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा कि इंडिया के अंदर में 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो होता है वो कोलंबो और सिंगापुर से होता है, जिसकी वजह से हमारा 1800 से 2000 करोड़ रुपए पर ईयर का रेवेन्यू लीकेज होता है। ओके। अब ये ट्रांसशिपमेंट का मैंने आपको बताया था कि मेरीटाइम जंक्शन बॉक्स की तरीके से होते हैं, ट्रांसशिपमेंट ओशन कार्गो होते हैं। ओके, जो जिससे फीडर वेसल्स के थ्रू, जो ये एक हब पोर्ट्स की तरीके से भी हो सकता है, और जिनसे फीडर वेसल्स के थ्रू शेलो पोर्ट्स जो होते हैं वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। ओके। तो कई बार क्या होता है, ये बड़ा गहराई वाला पोर्ट होता है, यहां से हब पोर्ट की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, और ये सारे स्पोक्स होते हैं, स्पोक 1, स्पोक 2, जहां से शेलो पोर्ट्स की तरफ चीजें जो होती हैं वो ट्रांसफर की जाती है, स्मॉल पार्सल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ध्यान होगा पीछे अब मैंने आपको TEU एक कॉन्सेप्ट जो था कंटेनर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में बताया था। ओके। अब कैलथे बे जो है वो हमारा 14 से 20 ड्राफ्ट है, मतलब उसकी ब्रॉड जो है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी गहराई है। तो अल्ट्रा जो हैवी कंटेनर शिपमेंट्स हैं वो भी मदर वेसल्स जो हो सकते हैं उनको भी ये कैरी कर सकता है, और ये ईस्ट वेस्ट ट्रेड लेन जो है उसके लिए भी मेन लाइन के अंदर में पड़ता है। ओके। जैसे मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस करा, मदर वेसल क्या होता है ULCS, और फीडर वेसल क्या होता है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा। और यूपीएससी के जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया, पोर्ट ऑफ कॉल, ये मैं पहले भी आपके साथ पिछले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, शुरुआत के अंदर में मैं ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ओके। तो हम आगे चलते हैं। इसके अंदर में अगर हम देखें तो अब इसके अंदर में अगर हम अपना इकोलॉजिकल लेजर जो है वो अगर ऑन करते हैं कि हमें लॉसेस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी पिक्चर दिखती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये पिक्चर हमें कितने सारे नुकसानों के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम एक इकोलॉजिकल लेजर कहेंगे। मींस द काउंटिंग द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट लगा बनाने का, कंक्रीटाइजेशन करने का हमारी कॉस्ट क्या होगी। बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट यहाँ पे गलत लिखा है, ये सुंडालैंड हॉटस्पॉट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है, जहाँ पे हाउसिंग जो होगी, हालांकि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का पार्ट भी आएगा, जहाँ पे हाउसिंग बनाई जाएगी। ओके। हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, और सिंपल इस हॉट स्पॉट के अंदर में अगर हम देखें तो 650 एंडेमिक प्लांट्स हैं और 330 बर्ड्स हैं, तो जिनके आगे चल के नुकसान होने का चांसेस है। ग्रेट निकोबार जो है वो एक हॉट स्पॉट का पार्ट है। ओके। और 650 एंडेमिक प्लांट्स हैं, 330 बर्ड्स हैं यहाँ के अंदर में, और इस पूरे रीजन का जो सेक्रीफाइस जोन है वो हमारा 130 0.75 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होगा, जो हमेशा के लिए डाइवर्ट कर जाएगा। मैनग्रूव का बहुत बड़ा एरिया जो होगा वो डाइवर्ट होगा, जिससे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि मैनग्रूव्स जो होते हैं वो ब्लू कार्बन का सोर्स होते हैं, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर रेगुलेट करने में, या जो हमारे क्लाइमेटिक गोल्स हैं, ओके, जो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं उनको भी फुलफिल करने में रोल प्ले करते हैं। ओके। और ये कैलाथे बे जहाँ पे मेन प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, यहाँ पे कोरल रीफ्स है और उनकी ड्रेजिंग करेंगे। कोरल रीफ्स ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मास कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स देखे जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे तो ये कोरल रीफ्स और भी बर्बाद हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरी बात यहाँ पे आप देखिएगा, जब हम बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो KMGBF, क्यों, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर में 30-30 का टारगेट है हमारा, वो क्या है, 30% ऑफ द लैंड एंड द ओशन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। ये सभी कंट्रीज के लिए ये टारगेट दिए गए हैं, और हर कंट्री ने अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट दिए गए हैं।
तो ये जो चीज है वो हमारे नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट के भी अगेंस्ट में थोड़ा सा जाते हुए दिखाई देती है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे कुछ नुकसान नहीं होगा, फॉरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा, हम उतना ही फॉरेस्ट जो होगा वो हरियाणा के एरिया के अंदर में डेवलप कर देंगे। अब स्पीशीज, जो मेजर स्पीशीज हैं जिनका लॉस होता हुआ दिखाई देता है, वो लेदर बैक टर्टल्स दिखते हैं, जो आईयूसीएन के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। डुगोंग, जिसको सी काऊ कहा जाता है, वो भी वल्नरेबल कैटेगरीज के अंदर में आती है। और निकोबार मेगापोड जो है, जो ये बर्ड है, ये भी वल्नरेबल कैटेगरीज के अंदर में आ जाती है। ये सारे चीजें जितनी भी हैं, ये आपकी यूपीएससी में स्पीशीज वाले क्वेश्चन के अंदर में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैलाथे बे जो है, यहाँ पे लेदर बैक टर्टल का मेन नेस्टिंग लाइट है, नेस्टिंग ग्राउंड है। ओके। और होगा क्या कि जब 2400 घंटे पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन में लाइटिंग होगी, पोल्यूशन होगा। ओके। सो क्या होगा कि इनकी जो नेविगेटिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो डिसोरिएंट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो कम हो सकती है। और जो इनकी हैचलिंग, मून नेविगेटिंग हैचलिंग सिस्टम जो होता है वो डिसोरिएंटेड हो सकता है। डिगोंग, सीकाओ वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आती है। आईयूसीएन के अंदर में जब ड्रेजिंग ऑपरेशंस किए जाएंगे, ओके, एक्चुअली में है क्या कि ये डुगोंग सी ग्रासेस के ऊपर फीड करती हैं, ये हर्बीवोरस होती हैं, सी ग्रासेस के ऊपर फीड करती हैं। और ये सी ग्रासेस के ड्रेजिंग की वजह से सी ग्रासेस खत्म हो सकती हैं। निकोबार मेगापोड की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट हैबिटाट खत्म हो जाएगा। कोस्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स होते हैं इनके, वो पोर्ट कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर में भी इनके नेस्टिंग ग्राउंड्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप यूपीएससी के लिए कीवर्ड आ जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमारा। और ये आप एक टॉपिक के तौर पे भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है वो देखते हैं, जो क्योंकि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन 2006 का है, वो यही कहता है कि हमें क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट को असेस करना है किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से पहले। तो केन बेतवा लिंक के अंदर में भी मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस करा था अपने वीडियो में, और यहां पे भी मैं आपके साथ इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, और हम लोग देखते हैं इसके अंदर में कि आगे क्या है हमारे पास। कि साइलेंट क्राइसिस के फॉर्म में अगर हम देखें तो 800 रेजिडेंट्स प्रेजेंटली एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में जहां पे ये पूरा प्लान किया गया है। लेकिन जब हम टाउनशिप बनाएंगे तो 3.5 लाख प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्टेड सेटलर्स जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, यानी कि 44 टाइम्स हो जाएंगे। शोम्पेन जो मेजर ट्राइब है वहाँ की, उनको पीबीटीजी की कम्युनिटी के अंदर में रखा जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम के जब आउटसाइडर्स आएंगे तो अपने साथ बीमारियां भी लेके आएंगे, और उन बीमारियों को लेके उनके पास कोई एक मेजर इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उनके खत्म, इन ट्राइब्स के खत्म होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ओके। इन ट्राइब्स के साथ कोई कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया गया, और जो उनके ट्राइबल रिजर्व्स जो होते हैं, जो शोम्पेन का ट्राइबल रिजर्व्स जो हैं उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उनका भी वॉयलेशन किया गया है। ऐसा जो सारी स्टडीज हैं या जो अखबारों के अंदर में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो उनके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दबाजी के अंदर में किया है, और बहुत सारे जो हमारे लॉज थे उनको अंडरमाइन किया है, और फास्ट ट्रैक अप्रूवल के चक्कर में बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है। तो फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कि जो वहां के लोगों के अप्रूवल के बगैर हम किसी भी डेवलपमेंट को आगे इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है। ओके। हालांकि इसको लेके कई सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं, वो एक हम सेपरेट वीडियो के अंदर में देखेंगे कि फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो किस तरीके से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर में एक मेजर इशू की फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो दैट वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, बट फिलहाल यहाँ पे समझिएगा कि ये फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म कंसेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन सब के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट हमारा काफी खराब प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से हमें देखने मिलता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की पॉइंट से बात करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर में हमें बेनिफिट्स दिखते हैं। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे पास हम इनके ऑल्टरनेटिव्स को अगर हम देखें तो हम किस तरीके से इससे एक बेटर ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं, या अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की डीकपलिंग करके हम मिनिमम एनवायरमेंटल लॉस की तरफ जा सकते हैं। ओके। तो इस चीज को देखें हम लोग। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये पूरा रीजन मल्टी हैजर्ड मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है।
किस तरीके से कि ये टेक्टोनिक वॉलेटिलिटी का एरिया है, क्योंकि ये जोन 5 के अंदर में आता है। और 2004 की जो सुनामी थी, ओके, जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड जो था वो 9.1 का था। ओके, और जो एपिसेंटर था वो केवल 150 किलोमीटर था। तो अल्टीमेटली अगर कोई एक फर्दर अर्थक्वेक आता है तो ये जितना भी हमने कंस्ट्रक्शन करा है उसके बर्बाद होने के चांसेस होंगे। क्लाइमेटिक वर्नेबिलिटीज की बात करें तो इंडियन ओशन का इस पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है, जिससे साइक्लोन के आने के चांसेस भी हैं। और सी लेवल जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, दैट इज 3.6 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से। तो अगर हम वायबिलिटीज ऑफ दी कोस्टल कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें विद द राइजिंग सी लेवल, भी हमें इसकी वायबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं देखने को मिलती। और इंडिया सिग्नेटरी है सेंडाई फ्रेमवर्क का, तो जिसके अंदर में ये भी है कि हमें सेफगार्ड करना होगा, क्रिटिकल फॉर सेफगार्डिंग अ ₹1.5 लाख करोड़ नेशनल एसेट। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन हमारा नेशनल एसेट जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, वो एक स्ट्रेंडेड एसेट ना बन जाए, या एक गवर्नमेंट का व्हाइट एलिफेंट के फॉर्म में ना डेवलप हो जाए। क्योंकि बाद में चल के हमें पता चला कि ये एक सेसेमिसिटीज की वजह से, क्योंकि एक सिंगल मेजर सेसेमिक जोल्ट जो होगा इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा। ओके, एक मेजर सुपर साइक्लोन जो होगा यहाँ पे एक मेजर डेवेस्टेशन प्रोड्यूस कर देगा। और सी लेवल जब राइज करेंगे, आज से 25 साल बाद की अगर हम बात करें, तो अगर 3 से 6 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से सी लेवल राइज कर रहा है, अगर हम इसी डेटा को अगर हम लेकर चलते हैं, तो जो हमारे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी वायबिलिटीज जो हैं वो भी थ्रेटन हो जाती हैं। और या उनको मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंटली ऑपरेट और मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा जो होगा वो खर्च करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली बेनिफिट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे जितना हमें नुकसान पर ईयर के हिसाब से हमें झेलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में देखते हैं हमारे पास क्या है। और नेक्स्ट स्लाइड के हिसाब से अगर हम देखें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी इसके अंदर में। ओके, और उस नीति आयोग का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट नीति आयोग ने दी थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि नीति आयोग की जो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके अभी तक पूरी तरीके से पब्लिक नहीं की गई है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही पर्सनल रखी है, लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंची नहीं। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि इसकी जो फेज 1 की कॉस्ट है वो 72,000 करोड़ है। लेकिन इसके अंदर में क्या था, आइलैंड कंस्ट्रक्शन प्रीमियम जो है, ओके, मीन जो आइलैंड कंस्ट्रक्शन प्रीमियम क्या होता है, जो रिमोट लॉजिस्टिक्स के लिए, कि इतनी दूर तक जब हम लॉजिस्टिक सप्लाईज को मेंटेन करेंगे, डीसैलिनेशन यूनिट लगाएंगे, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ओके, वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। ओके, क्योंकि ये मेन लैंड के पास नहीं है, ये मेन लैंड से बहुत दूरी पर है। तो यहाँ पे भी एक रियलिटीज की मिसिंग दिखता है नीति आयोग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर में। ओके, और दूसरा बात ये लगता है कि भाई नीति आयोग ये मान के चलता है कि एकदम से हम 30 to 40% ट्रांसशिपमेंट कैप्चर कर लेंगे। ओके, मींस हम इंडिया में 30 to 40% ऑफ इंडियन ट्रांसशिपमेंट जो होगा वो कैप्चर कर लेंगे, या वर्ल्ड का ट्रांसशिपमेंट जो होगा वो कैप्चर कर लेंगे इस रूट का। लेकिन ये अंडर एस्टिमेट लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। कोलंबो पोर्ट जो है वो ऑलरेडी 35 ईयर्स का हेड स्टार्ट मिला हुआ है, ओके, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है। सिंगापुर की बात करें तो एक बेटर फाइनेंशियल इकोसिस्टम सिंगापुर के अंदर में है, और पोर्ट क्लांग जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेल लिंक के साथ भी कनेक्टेड है। तो हम ये कहें कि हम पहुंचेंगे और दुनिया हमारे लिए पागल हो जाएगी, तो ऐसा भी गलत है। क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रांसशिपमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर में है, या जो ऐसे पोर्ट्स हैं, वो ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुके हैं, और वो जो उनके कस्टमर्स हैं वो काफी हद तक उनके साथ कंफर्टेबल भी है। ओके, और फिर हम एक नीति आयोग ने कहा कि हम इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल ट्रेड के होगा। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस पोर्ट का कोई हिंटरलैंड कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कार्गो को रिसीव भी करेंगे तो एक बहुत लंबी फीडर सप्लाई लेन जो होगी वो हमें बनानी पड़ेगी। हमें अपने इंडस्ट्रियल सेंटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मेजर फीडर सप्लाई लेन्स जो होंगी वो बनानी पड़ेंगी। तो वहां पे भी नीति आयोग का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके अंदर में फ्लॉज हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब को देखने के बाद अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए
ये जो प्रोजेक्ट है, ये जहां पे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, अगर उससे प्रोजेक्टेड रिटर्न्स नहीं आए तो ये स्ट्रैंडेड एसेट बन जाएगा, या ये गवर्नमेंट का एक वाइट एलिफेंट जो होगा हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट से जो लॉसेस हुए हैं फॉरेस्ट के, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस होंगे, वो एक इररिवर्सिबल साइट पर होंगे। ओके, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने से पहले गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों को इवैल्यूएट करना चाहिए, इन चीजों को पब्लिक डिस्कोर्स में लेके आना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सजेशंस लेने चाहिए, और फिर जाके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर में लेके आना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त भी इसको छोटे छोटे फेजेस के अंदर में रखना चाहिए। ओके, सो हम आगे चलते हैं बच्चों। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस डेफिसिट अगर हम इसका इस प्रोजेक्ट के अंदर में देखें, ओके, इस प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट ट्रैकिंग पे रखा गया, मतलब स्पीडली इसको अप्रूवल दिया गया। ये किस तरीके से, जो इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ, जो इस प्रोजेक्ट का अगर हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, तो अब तक का सबसे फास्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसी प्रोजेक्ट का हुआ 6 महीने के अंदर में, जिसमें लगभग जो स्टैंडर्ड 12 से 8 महीने लगते हैं। तो स्पीड से प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया, फास्ट ट्रैकिंग ओवर सेफगार्ड्स के ऊपर फास्ट ट्रैकिंग को दिया गया। गैप गैप क्या देखने को मिलता है कि यहां पे हमारी जो मानसून डिपेंडेंट बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स हैं, उनके सर्वे जो हैं वो टोटली मिसिंग हमारे दिखाई देते हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं या जो इन सर्वे के अंदर में है। ओके, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के अंदर में जो रखी गई थी, उस कमिटी के अंदर में मेरीन बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ट्राइबल राइट्स एक्सपर्ट जो थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू के तौर पर हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में। और अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये भी देखने को मिलता है कि रिजल्टिंग इन दी बैकलैश क्या होने के चांसेस होगा। बैकलैश हमारा यही है कि रिजल्टिंग इनटू दी ऑनगोइंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल स्क्रूटनी एंड सुप्रीम कोर्ट पीआईआर फ्रॉम एनवायरमेंटल बॉडीज, क्योंकि ये सब चीजें नजरअंदाज की गई, तो जिसकी वजह से एनजीटी में और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो इन सब चीजों को लेके फाइल की गई हैं। ओके, अब को टेंशन एरिया क्या है हमारा? को टेंशन एरिया यही है। को टेंशन एरिया की बात करें तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप फास्ट ट्रैक मॉडल फंडामेंटली क्लैशेस विद द मैंडेटरी रेगुलेटरी एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। फास्ट ट्रैक मॉडल क्लैशेस विद द रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। ओके, तो यहां पे यूपीएससी के अंदर में ट्रांसपेरेंसी वर्सेस एक्सपीडियंसी, ओके, मींस बैलेंसिंग जो हमारा पीएमओ ड्रिवन डेवलपमेंट स्पीड विद स्टैट्यूटोरी एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंप्लायंस, ये चीजें जो होती हैं, ये जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करे हैं, यूपीएससी के अंदर में कई बार आपके इन जगहों पे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। ओके, मींस स्पीड को बैलेंस करने की जरूरत है विद स्टैट्यूटोरी एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंप्लायंस। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अप्रूवल करने के लिए हमें 5 साल लग जाने चाहिए, लेकिन अप्रूवल करने का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉर द अप्रूवल शुड बी फॉलोड। ओके, इट्स नॉट अबाउट द डेवलपमेंट हम हमारे सामने जो सवाल है वो ये बिल्कुल नहीं है कि हमें डेवलपमेंट करना है या नहीं करना। सवाल केवल इसी यही है कि डेवलपमेंट करना है तो किस तरीके से करना है, डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा। ओके, तो एक तरफ तो हम डेवलपमेंट की बात करें और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा मैसिव लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो एक डेवलपमेंट का मॉडल जो होगा वो कभी भी किसी कंट्री के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, और हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनके भी अलाइन नहीं होगा, उनके साथ अलाइन होता हुआ नहीं दिखता है। ओके, चलिए अब हम आगे आते हैं इसके अंदर में। तो स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम इसके लिए बेटर सोल्यूशन क्या बना सकते हैं? ओके, डीकपलिंग कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्ट, कंफ्लिक्टिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलग अलग कर देते हैं। ओके, बिल्डिंग अ मैसिव कमर्शियल पोर्ट विद अ मिलिट्री बेस क्रिएट्स अननेसेसरी इकोलॉजिकल डेवस्टेशन। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे इसी तरीके से चल रही है कि हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कपलिंग कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो हमारा फुटप्रिंट जो होगा वो कम हो जाएगा, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है यानी कि जो सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम दूसरे तरीके से अपने पूरे कर सकते हैं। अब इसका ट्रैक ए जो है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इमीडिएट, अगर हम देखें तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को हम लेके चलते हैं तो हमारा क्या होगा? ओके, अगर हम देखें तो
फुटप्रिंट जो होगा ट्रैक ए, मतलब अगर हम केवल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं तो हमारा फुटप्रिंट केवल 15 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में होगा, जिसमें हम एयर स्ट्रिप बना सकते हैं, नेवल बेस बना सकते हैं और रडार बना सकते हैं। इसका नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा, ट्राइबल थ्रेट भी नेग्लिजिबल होगा, और जो हमारी सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस जो होगा वो भी, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस जो होगा वो भी डोमिनेंस रहेगा, और एक तरीके से हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है, कमर्शियल पोर्ट भी बनाना है साथ में, तो उससे हमारा फुटप्रिंट जो होगा वो 300 स्क्वायर किलोमीटर का पहुंच जाएगा। ओके। और हमारा जो मैसिव डिफॉरेस्टेशन होगा, स्पीशीज का लॉसेस होगा। ओके। तो रिजल्ट क्या होगा, प्रोसीड ओनली इफ, रिजल्ट क्या होगा, ओनली इफ इंडिपेंडेंट नॉन ईटी नीति आयोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वैलिडेट्स कमर्शियल वायबिलिटी। तो हमें करना क्या चाहिए कि ये चीज हमें ट्रैक बी पे तभी जाना चाहिए जब गवर्नमेंट वाली एजेंसी ना करके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके इसकी कमर्शियल वायबिलिटी को वैलिडेट कर देती है, तभी हमें इधर की तरफ जाना चाहिए। तो पॉलिसी डीकपलिंग कभी कभी हमें जरूरत होती है कि जब किसी प्रोजेक्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ओके, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को हम इंडिपेंडेंट ट्रैक्स पे लेके जाएं, ओके, ताकि हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें और स्ट्रेटेजिक आउटकम्स जो होते हैं उनको मैक्सिमाइज कर सके, जिनको पॉलिसी डीकपलिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ पॉलिसी डीकपलिंग। एंड इसके अंदर में अगर हम आगे चलें तो ये कुछ सिंपल सजेशंस हैं, और ये सजेशंस आपको यही बताते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अगर हम डीकपलिंग कर दें तो हम काफी लेस एनवायरमेंटल लॉसेस या हम जो इरिवर्सिबल डैमेजेस होंगे उनको रोक पाएंगे। ओके, सो आगे चलते हैं बच्चों। इवेल्युएटिंग दी ऑल्टरनेटिव्स को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो ऑल्टरनेटिव क्या है, ग्रेट निकोबार को अगर हम, सबसे पहले हम ग्रेट निकोबार को ही लेकर चल रहे थे कि हम ग्रेट निकोबार पे ही सब कुछ करेंगे। तो यहाँ की डेप्थ ऑफ द वाटर काफी हाई है, ड्राफ्ट का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द जो 14 to 20 मीटर है। तो अल्ट्रा हैवी वेसल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे हैंडल किया जा सकते हैं। ओके, इस जगह पे ट्रेड लेन डेविएशन भी जो होगा वो रिलेटिवली हमारा कम होगा, क्योंकि सीधे हम ट्रेड लेन के साथ हैं। ओके, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इकोलॉजिकल रिस्क जो है वो काफी हाई है। ओके, और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो भी रिलेटिवली काफी हाई है। ये दोनों चीजें जो हैं वो हमें पॉइंट करती हैं कि आगे चल के अगर सही से हैंडल नहीं किया गया या अगर हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई तो ना तो फाइनेंशियल फायदा होगा और ना ही हमारा जो होगा वो जो लॉसेस होंगे उनको हम रिकवर कर पाएंगे। फिर इसी तरीके से केरला के अंदर में एक पोर्ट है जिसका नाम है विंजम पोर्ट है, जिसकी जिसकी जो ड्राफ्ट है वो भी काफी हाई है, इक्वल टू जिसके है। ओके, डेप्थ जो है ड्रेजिंग करी गई है और डेप्थ यहाँ पे काफी हाई है। ट्रेड लेन डेविएशन जो है वो, मतलब ट्रेड लेन डेविएशन का मतलब होता है हम मेन लेन से कितनी दूर हैं, तो वो ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं आता, रिलेटिवली क्लोज है ईस्ट टू वेस्ट लेन के। स्ट्रेटेजिक वैल्यू की अगर हम बात करें, मिलिट्री वैल्यू की बात करें तो वो कम है। इकोलॉजिकल रिस्क जो है वो मॉडरेट कैटेगरी के अंदर में है। ओके, और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो रिलेटिवली मीडियम कैटेगरी के अंदर में आता है। इनायम जो तमिलनाडु का है, ये अगर देखें तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द वाटर रिलेटिवली मीडियम है। ट्रेड लेन डेविएशन की अगर हम बात करें तो मेजर ट्रेड लेन के पास में आ जाता है। ओके, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रेटेजिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसका नहीं मिलता। इकोलॉजिकल रिस्क मॉडरेट है और फाइनेंशियल रिस्क भी जो है वो मीडियम है। कोलंबो की अगर हम बात करते हैं तो कोलंबो में अगर हम देख देख चलते हैं, और जहाँ पे अदानी का हमारे पोर्ट भी वर्क कर रहा है, तो काफी गहराई है यहाँ पे। और मतलब ट्रेड लेन डेविएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 180 नॉटिकल माइल्स तक चला जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे चला जाता है। ओके, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये नॉन चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर में आ जाता है, और साथ ही साथ अगर हम देखें, क्योंकि चाइना का जो मेन पोर्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा हम्बनटोटा का, तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस भी नहीं देखने को, नॉन चाइनीज स्ट्रेटेजिक वैल्यू हमारी ये है कि इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर में अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है वो हमें भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती, मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। ओके, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है थोड़ा सा ये चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर में आ जाता है, तो यहाँ पे हमें कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती।
ओके, और इकोलॉजिकल रिस्क की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे अप्लाइड भी नहीं है, क्योंकि हम इकोलॉजिकल रिस्क दूसरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, और अगर हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क जो है वो रिलेटिवली हमें कम देखने को मिलता है। ओके, सो हिंटरलैंड, यूपीएससी के लिए यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी। यहाँ पे जो हिंटरलैंड कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि मेन लैंड का जो एडवांटेज मिलता है किसी भी पोर्ट को, ओके, जिससे वो डायरेक्टली मार्केट से कनेक्ट हो जाता है, तो वो हिंटरलैंड कनेक्टिविटी के नाम से हम लोग उसको जनरली डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम देखें तो अब अगर हम ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करते हैं, यहां पे अगर हम एक ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमारा? ओके, ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि हम अपनी मैरीटाइम डॉक्ट्राइन जो है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। किस तरीके से? हम विजिंजम पोर्ट जो है हमारा वेस्ट कोस्ट के अंदर में जो है उसको थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। मींस इसको हम ये कर सकते हैं कि जो वेस्ट इंडिया का जो कार्गो होगा वो ये हैंडल करेगा, तो ये कोलंबो के पोर्ट को रिप्लेस कर सकता है, कोलंबो की डोमिनेंस को रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक पोर्ट, हम केरला वाला पोर्ट जो हो सकता है उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, और दूसरी बात इसका एडवांटेज ये भी है कि ये पूरा एक हिंटरलैंड भी है हमारा, पूरा एक मेजर हिंटरलैंड भी है हमारा, इन पोर्ट के आसपास का ये पूरा हिंटरलैंड बन जाता है। दूसरा, अगर हम देखें तमिलनाडु का जो ईस्ट कोस्ट का हब है उसको डेवलप कर सकते हैं, जो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। ओके, और जो साउथ इंडियन एंड बे ऑफ बंगाल ट्रांसशिपमेंट को हैंडल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रेट निकोबार का स्ट्रैटेजिक, और ग्रेट निकोबार जो हो सकता है उसको हम एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, ना कि वहां पे एक मैसिव सिविलियन मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करे बगैर या एक मैसिव ट्रांसशिपमेंट हब बनाए बगैर हम उसको केवल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए बना सकते हैं। तो इन सब से क्या होगा, हमारे दो ट्रांसशिपमेंट हब भी बन जाते हैं, और साथ साथ में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ड्रैगन को कंट्रोल करने का है, ड्रैगन की सर्वेलेंस करने का है, वो भी हमारा पूरा हो जाता है। तो इसी को हम स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुए वो ऐसी मेनलैंड साइट्स पे कर लें जो प्रोवन है। ओके, और अपने आइलैंड्स जो हैं उनकी फ्रेजाइल आइलैंड्स की जो इकोलॉजी है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये एक हमारे लिए ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में डेवलप हो सकता है। ओके, सो दैट कुड वर्क एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर आवर प्रेजेंट इश्यूज रिलेटेड टू द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है बच्चों, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के अंदर में वे फॉरवर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो पिलर वन क्या होगा हमारा? सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया जाए। पिलर वन, इकोलॉजिकल सेफगार्ड। ओके, किस तरीके से अगर हमें करना भी है तो 8 किलोमीटर का डार्क बफर जोन जो हो सकता है वहां बना सकते हैं, जहां पे लेदर बैक टर्टल्स का नेस्टिंग साइट है। ओके, और इस चीज को लेके जो आईयूसीएन की गाइडलाइंस है उनको फुलफिल किया जाए। पिलर टू जो है ट्राइबल राइट्स, फ्री एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट किया जाए। ओके, ट्राइबल राइट्स का, और विद विटो पावर ओवर एक्टिविटीज स्पेशली, और हम ये भी कर सकते हैं कि एक स्पेशल जोन भी बनाया जा सकता है, ट्राइबल जोन बनाया जा सकता है, ट्राइबल जोनेशन किया जा सकता है जो शोम्पेन ट्राइब के आसपास का है। क्लाइमेटिक रेजिलियंस सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया जाए। कंप्लायंस फॉर स्पेशली फॉर द रीजंस विच आर प्रोन टू अर्थक्वेक, यानी कि यहाँ पे 9.0 रिक्टर स्केल तक आ सकता है, और यहाँ की सुनामी जो होती है वो 5 मीटर तक जा सकती है। 5 मीटर की सुनामी लगभग बहुत बड़ा मेजर इनंडेशन कर सकती है। और पिलर फोर जो है हमारे लिए क्या है? ब्लू इकोनॉमी का इनोवेशन। ओके, इनोवेशन क्या हो सकता है कि कमर्शियल शिपिंग जो हो सकती है। ओके, जो पिवट फ्रॉम मार्स कमर्शियल शिपिंग टू अ रीजनल डेटा सेंटर हब। ओके, एंड डीप सी रिसर्च नेट। ओके, सो ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि हम अपनी ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो हम जो हमारी जो शिपिंग है, कमर्शियल शिपिंग जो है, उनको हम रीजनल सेंटर हब्स जो हैं या डेटा सेंटर हब्स जो हैं उस पे फोकस करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे, उन पे फोकस करें, और अपनी डीप सी रिसर्च जो होती है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, एंड डीप सी रिसर्च नहीं।
ओके, सो दिस इज देयर, दैट इज द ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन मॉडल जो होता है वो इसके अंदर में आ जाता है। तो पहला पिलर ये हो गया कि इकोलॉजिकल सेफगार्ड करें, दूसरा पिलर हो गया ट्राइबल राइट्स की बात करें, तीसरा पिलर हो गया क्लाइमेटिक रिजिलियंस की बात करें, और चौथा हमारा ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन की हम बात करें। और इसके अंदर में कुछ कीवर्ड्स फिर आ जाते हैं हमारे, इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात आ गई, ट्रांजिशन फ्रॉम टॉप डाउन, इम्पोजिशन टू पार्टिसिपेटरी, इकोलॉजिकली इन्फॉर्म, ये सारे टर्म्स जो होते हैं अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपको आंसर्स के मिलने के चांसेस जो होंगे, वो आंसर्स में मार्क्स मिलने के चांसेस जो होंगे वो रिलेटिवली बेटर होंगे। सो ये हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड के तौर पे हमारा हो सकता है इसके अंदर में कि हम चार पिलर्स पे वर्क करें। पहला पिलर इकोलॉजिकल सेफगार्ड, ट्राइबल राइट्स की बात करें, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें, और ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन जो होते हैं उन पे भी वर्क करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, तो हमारे पास अगर ये विकसित भारत डिलेमा आ जाता है यहाँ पे हमारे सामने, और विकसित भारत डिलेमा जो है वो एग्जाम के अंदर में एज अ आंसर के फॉर्म में भी लग सकते हैं, पावर वर्सेस प्रिजर्वेशन, विकसित भारत डिलेमा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये कंक्लूजन की फॉर्म में आप अपने आंसर्स के अंदर में डाल सकते हैं क्या। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्रिस्टलाइजेज इंडियाज 21st सेंचुरी डेवलपमेंटल पैराडॉक्स। Okay, its success will not be measured merely by the cranes in Galathe Bay, but by the India's ability to synthesize legitimate strategic imperatives with ecological intelligence. ध्यान रखिएगा, synthesize जो हमारे strategic imperatives हैं with ecological intelligence and tribal justice. Okay, development must be resolute, okay, but never at the cost of irreversible extinction. ओके, सो अल्टीमेटली इस कंक्लूजन के अंदर में आपने अपनी एक क्रिटिकल समरी जो थी वो पूरी प्रोवाइड कर दी। ओके, अगर आप इस तरीके के कंक्लूजन को लिखना सीखना चाहते हैं और इंट्रोडक्शन को लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर एक कैजुअल फीड की फॉर्म में मेरा अगर वीडियो आता है आपके सामने, ओके, तो हो सकता है हम और आप, हो सकता है दोबारा ना मिले क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। ओके, आपकी चॉइसेस के बेसिस पे चलता है आपका एल्गोरिथम, तो इसलिए अगर आप मेरे बनाए भी, मेरे जो प्रोजेक्ट मैंने जो पावर पॉइंट्स में बनाता हूं या जो मैं कंटेंट आप लोगों को देता हूं, ओके, अगर ये आपको कंटेंट भी चाहिए और लगातार आपको वीडियोस भी चाहिए, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, आंसर कैसे लिखना है ये भी सीखना है, इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, और हर टॉपिक का एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करना है, अगर वो सब आपको सीखना है तो बस केवल आपको काम यही करना है, आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। केवल इतना करने से ही मैं मोटिवेट हो जाता हूं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो आज का हम लोग एंड जो है वो यही करते हैं। ओके, और मेरे ख्याल से अगर कोई सी इस टॉपिक को लेके कोई भी आपका डाउट है, क्योंकि एक क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, 81, यो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 81, जस्ट अ मिनट, 81784953 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे चैनल के अंदर में, वहां से भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, या जो मैंने पीपीटीज यूज करी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।